हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए जो हमने संभावित मॉडल आंसर का सीरीज शुरू कर रखा है, उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और वह मौर्य कला से होगा। इससे पहले हमने पटना कलम, पाल कला दोनों करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग तीसरा अर्थात मौर्य कला को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग कला को समझने का प्रयास करेंगे। कला क्या है? कहीं-कहीं आपको आंसर में देखने को मिलता होगा कि कला मनुष्य की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। नहीं, कला सिर्फ मनुष्य की ही रचनात्मक अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? कला मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के साथ-साथ प्रकृति भी की भी एक अपनी अभिव्यक्ति होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कला सिर्फ मनुष्य की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात प्रकृति भी अपने तरीके से अभिव्यक्त करती है। आप पूछेंगे कैसे? जब मनुष्य चित्र बनाकर, कविता लिखकर, नृत्य, संगीत या साहित्य का रचना करके जब कला को अभिव्यक्त करता है, तो वह मनुष्य की रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जब प्रकृति सूर्योदय, सूर्यास्त, नदी की धारा, बादल, वर्षा के माध्यम से जब अपने को अभिव्यक्त करती है, तो वह भी एक प्रकृति का कला है। आप जब देखते हुए कि नदी की धाराएँ के बीच में जब एक डेल्टा का निर्माण होता है, तो वह भी एक प्रकार का कला है। आप देखेंगे कि जब तेज हवाएँ किसी आकृति को अपने क्षरण से एक विशेष आकार देती है, तो वह भी एक प्रकार का कला है। अर्थात कला मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति के तमाम अंग अपने-अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। बट हम लोग यहाँ मौर्य कला के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। हमने सिर्फ कला को एक बड़े डायमेंशन में समझने का प्रयास किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य कला भारत की प्राचीनतम और भव्य कला शैलियों में से एक थी, जो शक्ति, धर्म और शिल्प कौशल का अद्भुत संगम थी। यह कला सम्राट अशोक के काल में अपने शिखर पर पहुंची, जहां स्तंभ, स्तूप, गुफाएं और मूर्तियां न केवल सौंदर्य का प्रतीक बनी, बल्कि धार्मिक संदेशों का वाहक भी रही। दोस्तों, भूमिका संक्षेप में होना चाहिए, क्योंकि 350 से 400 शब्दों के बीच में ही आपको आंसर लिखना है। तो मौर्य जो कला थी, वैसे तो अशोक के काल में अपने शिखर पे पहुंच गई, परंतु उससे पहले के शासकों ने भी इस कला को विकास में अपना अहम योगदान दिया था। लेकिन अशोक ने इसमें ज़्यादा मतलब अपना रोल अदा किया और इसके माध्यम से शांति का संदेश देकर विश्व को शांति का पाठ भी पढ़ाया। अब देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब कैसे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? राजकीय संरक्षण। अब राजकीय संरक्षण कैसे? मौर्य शासकों विशेष रूप से सम्राट अशोक ने इस कला को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। कल सेकेंड पॉइंट, कला को धार्मिक प्रचार का माध्यम बनाया। कला का उपयोग शासन के संदेश फैलाने के लिए किया गया। अब देखेंगे कि राजकीय संरक्षण में इस कला का व्यापक विकास किया गया। अशोक ने खास करके इस कला का विकास में अपना अहम रोल अदा किया था, जिससे यह कला आज अपने मतलब वास्तविक रूप में आज भी अजर और अमर के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे आप? स्तंभ निर्माण। स्तंभ निर्माण आप देखेंगे कि मौर्यकालीन स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। इन स्तंभों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक होती थी। सारनाथ का सिंह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इन स्तंभों पर अशोक के शिलालेख खुदे होते थे, जिनमें अहिंसा और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। आप देखेंगे कि मौर्य काल में जो स्तंभ होता था, वह बलुआ पत्थर से बना होता था। आमतौर पर यह चुनार के खदानों से लाया जाता था। मतलब एक ही पत्थर को तराश कर इतना चिकना बनाया जाता था कि वह शीशे की तरह चमकता था। आप देखेंगे शीर्ष पर सिंह, बैल या अन्य आकृतियां भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट, स्तंभ स्तूप निर्माण। देखिए, स्तूप गोलाकार संरचनाएं होती थी, जिसमें बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष रखे जाते थे। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची और भारहूत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? स्तूपों को धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किया गया। देखिए, स्तूप जो था एक प्रकार का
काफ़ी बौद्ध धर्म के लिए मतलब धार्मिक इसका महत्व था और इसमें सांची और भरूच का स्तूप मोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए महत्व रखता था। इतना दिखाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट गुफाओं का निर्माण, इस पॉइंट को देखकर लिखेंगे आप। अब देखिए बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया। प्रमुख गुफाएं बराबर और नागार्जुन की गुफाएं हैं। ये गुफाएं सुंदर नक्काशी और चिकनी सतहों के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों उस समय बड़े पैमाने पर गुफाओं का निर्माण करके बौद्ध या जैन भिक्षुओं को दिया जाता था उनके रहने के लिए। और यह अशोक के काल में, दशरथ के काल में, अन्य शासकों के काल में बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे और उनको दे दिया जाता था। यह कला का एक विशेष नमूना दर्शाता है कि उस समय कैसे गुफाओं को काट कर चिकना बनाकर एक अलग तरीके से एक विशेष आकार दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट मूर्तिकला। अब देखिए मूर्तिकला में आप क्या दिखाएंगे कि मौर्य काल में मनुष्यों और पशुओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां इस काल की बेहतरीन कृतियां थी। शेर, हाथी और बैल मूर्तियां भी बनाई जाती थी। देखिए मौर्य काल में मूर्तियों को विशेष तरीके से बनाया जाता था। इसमें खास करके यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का विशेष चर्चा होती है क्योंकि इसका जो मतलब सौंदर्य है अपने आप में एक विशेष मतलब लक्षण दर्शाता है। इतना पॉइंट दिखाने के बाद आप नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट पर दिखाएंगे चमकदार पॉलिश तकनीक। आप देखेंगे कि मौर्य काल में यह तकनीक काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। इस समय आप देखेंगे कि मौर्य थी क्या बोलते हैं मौर्य कला में पत्थरों पर विशेष पॉलिश की जाती थी जिससे वह शीशे की तरह चमकते थे। यह तकनीक बाद की कलाओं में भी देखी गई। दोस्तों सतह को चिकना और चमकदार बनाने के लिए जिस पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता था वह मौर्य काल में विशेष रूप से उसका उपयोग किया गया। आप देखेंगे कि पत्थरों को घंटों घिस कर चमकाया जाता था और इसमें जानवरों की चर्बी और प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग किया जाता था और एक प्रकार से विशेष मतलब चमकदार पॉलिश तकनीक के माध्यम से इनको चमकाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट सरलता और स्वाभाविकता। आप देखेंगे कि मौर्य कला में आकृतियों को स्वाभाविक और वास्तविक रूप में बनाया जाता था। पशु, पक्षी, मनुष्य और प्राकृतिक दृश्यों को उनके असली रूप में उतारा गया। अब देखेंगे कि चित्रों को देखने से ऐसा लगता था कि एकदम नेचुरल दिख रहा है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतर मतलब दिखती थी, सरल और स्वाभाविक रूप में। नेक्स्ट पॉइंट इतना देने के बाद आप दिखाएंगे कि इस पर मौर्य कला पर आप देखेंगे कि मौर्य कला पर ईरानी और ग्रीक कला का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि अशोक के स्तंभों की डिजाइन ईरानी स्तंभों से काफ़ी ज़्यादा मिलती-जुलती थी। इतना पॉइंट दिखाना ज़रूरी है क्योंकि विदेशी कला का इस पे व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस कला को आपको दिखाना है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिखा के आप कहेंगे कि यद्यपि मौर्य कला भारतीय इतिहास में एक महान उपलब्धि थी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी थी, जिसे निम्न रूपों में देख सकते हैं। आप इसकी विशेषता दिखाने के बाद कुछ सीमाएँ भी दिखा देंगे 2 या 3 पॉइंट में, तब इसका आंसर एक बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पहला सीमाएँ क्या दिखाएँगे? सीमित विविधता। मौर्य काल में कला की अधिक विविधता नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से स्तंभ, स्तूप, गुफाएँ और कुछ मूर्तियाँ ही बनाई गई। अब देखेंगे कि मौर्य काल में ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादा देखिएगा स्तंभ, स्तूप, गुफा और कुछ मूर्तियाँ ही बनाई गई। यह इसकी एक विशेष मतलब सीमा को दर्शाती है। मतलब ज़्यादा इसमें मतलब विविधता का एक प्रकार से अभाव था। अब देखिए सेकंड क्या सीमाएँ थी? प्राकृतिकता की कमी। अब देखिए कुछ मूर्तियाँ मूर्तियाँ और आकृतियाँ कठोर और अनगढ़ंत लगती थी। चेहरे के भाव और शरीर की बनावट में अधिक स्वाभाविकता नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था ना कि वो नेचुरली प्रकार से नहीं दिखते थे। मतलब इसमें कुछ कमियाँ मतलब दिखती थी। इसलिए कहा जाता है कि चेहरे की भाव और शरीर के बनावट में अधिक स्वाभाविकता नहीं दिखती थी। यह इसकी एक विशेष सीमाएँ थी। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे? धार्मिक संकीर्णता। मौर्य कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। इसमें हिंदू और जैन धर्म की कलात्मक अभिव्यक्ति कम थी। यह तो आप जानते हैं कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव दिखता है और बाकी धर्मों का भी प्रभाव है, लेकिन देखेंगे कि ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है
और बाकी जो धर्म था जिसे विशेष रूप से हिंदू, जैन, इनका कलात्मक अभिव्यक्ति काफ़ी कम दिखती है। इसीलिए कहा जाता है कि धार्मिक संकीर्णता का मतलब प्रभाव दिखता है मौर्य कला पर। यह इसकी एक सीमा थी। इतना पॉइंट दिखाने के बाद जब आप सीमाएँ दिखा देंगे, तो आप निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष एक छोटा और बहुत अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से इस कला का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यह पाते हैं कि मौर्य कला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह पहली संगठित कला शैली थी जिसने आने वाली कला शैलियों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में अमर और अमर हो गई, अजर और अमर हो गई। आप देखेंगे कि मौर्य कला एक बहुत ही व्यापक और भव्य कला के रूप में जानी जाती है और इसने आने वाली लगभग सभी कलाओं को अपने तरीके से प्रभावित किया। इसीलिए आज यह इतिहास में अजर और अमर के रूप में आज भी बनी हुई है। इतना आप लिख देंगे तो आपका मौर्य कला पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्ग आंसर। आप यदि चाहते हैं इसमें डायग्राम बनाना तो आप बीच में स्तूप या मतलब कुछ चीज़ों का आप बना सकते हैं डायग्राम। क्योंकि देखिए आंसर आपको 3 या 4 पेज में ही लिखना है, 5 पेज में नहीं लिखना है। बहुत लोग आंसर लिखते हैं 6-6 पेज में, तो वहाँ लिखेंगे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जितना कम में लिखेंगे शॉर्ट में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब चलिए इसी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं। यदि यही प्रश्न 8 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे? यही प्रश्न, मौर्य कला की विशेषता का वर्णन करें, तो आप कैसे लिखेंगे कम में इसको? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यह यदि 8 नंबर में आ जाएगा या 9 नंबर में, तो कैसे लिखेंगे? तो छोटी भूमिका होनी चाहिए। मौर्य कला भारत की महत्वपूर्ण कला शैलियों में एक है। यह अपनी भव्यता के कारण भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इतना लिख देंगे, भूमिका हो गया। अब देखिए, विशेषता को एकदम शॉर्ट में दर्शाना है। मौर्य काल की विशेषता को निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहली विशेषता, स्तंभ निर्माण। एक ही पत्थर से बने ऊंचे स्तंभ जिन पर अशोक के शिलालेख खुदे होते थे, हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे? स्तूप निर्माण, गोलाकार स्तूप जिनमें बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते थे, जैसे सांची स्तूप, हो गया सेकेंड पॉइंट। गुफाएं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सुंदर नक्काशीदार गुफाएं बनाई जाती थी, जैसे बराबर की गुफाएं, हो गया। मूर्ति कला में क्या दिखा देंगे? यक्ष, यक्षिणी, हाथी, सिंह और बैल की सुंदर मूर्तियां बनी, यह पॉइंट भी हो गया। चमकदार पॉलिश, पत्थरों पर खास पॉलिश की जाती थी जिससे वह शीशे की तरह चमकते थे, यह पॉइंट भी हो गया। धार्मिक प्रभाव, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी थी, लेकिन जैन और हिंदू धर्म पर भी हल्का प्रभाव इसका पड़ा। मतलब विशेष यह बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित थी। इतने सारे विशेषताओं पॉइंट में विशेषता को बता देंगे तो आपका एक बेहतर आंसर हो गया। और इसका निष्कर्ष शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे कि मौर्य कला भारतीय इतिहास की पहली संगठित कला थी जो अपनी सुंदरता और तकनीकी उत्कृष्टता के कारण भारतीय कला की अनमोल धरोहर बन गई। इतना लिख देंगे तो आपका एक बेस्ट आंसर हो गया शॉर्ट में भी। दोस्तों, हमने इसी प्रश्न को लॉन्ग में भी लिख कर दिखाया आपको और शॉर्ट में भी लिख कर दिखाया। हमने लॉन्ग वाले प्रश्न को अलग तरीके से लिख कर आपको दिखाया, क्योंकि बाकी यूट्यूब चैनल या कहीं-कहीं आपको अलग तरीके से लिख कर मिलता होगा जो 6-6 पेज, 7 पेज, 8 पेज जाता है। उसे आप 3 पेज में मतलब नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिख कर दिखाया कि आप 350 या 360 शब्दों में लॉन्ग प्रश्न को कैसे आप लिख सकते हैं और शॉर्ट प्रश्न को कैसे आप 70 से 90 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। आप इसे देखकर, पढ़कर, समझकर लिखने का प्रयास करें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।